नमस्कार, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपदाओं और उनके प्रबंधन के बारे में बात किया था। अब आगे आज हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जैव प्रदूषण। आइए जान लेते हैं ये क्या होते हैं, इनके कारण क्या हैं और ये किस प्रकार से इनको हम सही कर सकते हैं, या फिर किस प्रदूषण को हम लोग सही कर सकते हैं, किसे हम नहीं बच पाएंगे और हमें बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक सामान्य परिचय से कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक किसे कहते हैं ये जानना पड़ेगा। जैसे प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक कहते हैं। जैसे जिन कारकों से प्रदूषण फैलता है उन कारकों को ही प्रदूषक कहा जाता है। और उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक प्रदूषण, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैसें जैसे SO2, NOCH4 व वनाग्नि। वनाग्नि का मतलब जब जंगल में आग लगती है, ठीक है। तो यह प्राकृतिक कारक होता है। जैसे ही जंगल में आग लगती है तो वहाँ पर कार्बन की मात्रा अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होने लगती है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें बाहर निकलने लगती हैं। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार का प्राकृतिक प्रदूषक है। फिर अगर मानव जनित प्रदूषण की बात करें तो इसमें गैसें व धूम, ऊष्मा, कणिकीय पदार्थ आदि आते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के जो कारक होते हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर किन कारणों से वायु प्रदूषण फैलता है। तो पहला है ज्वालामुखी विस्फोट। इसमें जलवाष्प और SO2 गैस निकलती हैं। वनाग्नि से CO और CO2 गैस निकलती है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से मीथेन गैस निकलती है, CH4। और वाहन व कारखानों का धुआं, इससे SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और यह कारक बन जाते हैं वायु प्रदूषण के। और इसमें अगर बात करेंगे कि वायु प्रदूषण में जो सर्वाधिक प्रदूषक गैस होती है वह कौन सी होती है, तो वह होती है CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो यह हवा से भारी, पानी में अघुलनशील, गंध व स्वादहीन एवं रंगहीन गैस है, जो मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए भी अत्यंत हानिकारक होती है। सभी वायु प्रदूषकों में यह 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है और इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि अगर इसके संपर्क में अगर आप जल्दी से आ जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर आपके आसपास के वातावरण में है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको किसी भी प्रकार का दर्द का अनुभव नहीं होता है। धीरे धीरे आपका शरीर काम करना बंद कर देता है, आपको हल्की सी नींद आती है और आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। यह सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसकी मनुष्य के रक्त में उपस्थिति हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 250 से 300 गुना अधिक होती है। मतलब ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, लेकिन ऑक्सीजन से इसकी हीमोग्लोबिन की जो क्षमता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, वह अधिक होती है। मतलब 250 से 300 गुना लगभग अधिक होती है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन 76% परिवहन से होता है। मतलब परिवहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। और इससे कैसे बचा जा सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो दबाव युक्त CNG का अगर आप CNG ईंधन का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद LPG गैस का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद ऑटोमोबाइल व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर इस समस्या का निदान काफ़ी हद तक किया जा सकता है। मतलब जितने भी आप वाहन चलाते हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गया या फिर उद्योग के संयंत्र हैं, तो वहाँ पर फिल्टर लगाए जाते हैं ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में न फैले। तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है।
आइए आगे बात कर लेते हैं कि वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी होती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक जिम्मेदार गैस मानी जाती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है, आइए जान लेते हैं। तो इससे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का मतलब जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जब वायु में मिल जाते हैं तो यह बादलों में संघनित होकर के अम्ल बनाते हैं, और जैसे ही बादल से बारिश होने लगती है तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये सभी ज़मीन पर गिरने लगते हैं और वह होती है अम्ल वर्षा। इससे आपको कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, जैसे मृदा में इसकी दिक्कत हो जाती है, फिर इसके बाद कई जलीय जीव मरने लगते हैं, पेड़ पौधों का विकास नहीं होता है। तो ये गैसें होती हैं जो वायु प्रदूषण के कारक हैं, लेकिन इससे बहुत सारी हानियां हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव में अगली बात करते हैं कि पर्यावरण को क्या क्या हानियां होती हैं। तो CO2 व CH4 की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है। और स्वास्थ्य समस्याओं में अगर बात करें तो पेट संबंधी समस्याएं, रक्त संचार को हानि, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं इत्यादि होती हैं। और वायु प्रदूषण की जांच कैसे की जाती है। तो वायु प्रदूषण की जांच की जाती है लाइकेन से, मतलब वहाँ ज़्यादा लाइकेन नहीं पनप पाते हैं। और वायु गुणवत्ता सूचकांक तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण के टेस्ट या जांच के लिए। आइए बात कर लेते हैं कि वायु प्रदूषण से बचने के उपाय क्या क्या होते हैं। तो वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग, जैसे आप CNG, LPG इत्यादि आप ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं जैसे वाहनों या फिर भोजन पकाने में, तो इससे आप बच सकते हैं। वृक्ष लगाना, अधिक से अधिक आपको अगर वृक्ष लगाना हो तो आपके वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य तौर पे बनी रहेगी, मतलब एक उसका जो सामान्य लेवल होता है सामान्य स्तर पर बनी रहेगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाते हैं तो। फिर इसके बाद है BS6 मानक पर आधारित वाहनों का अगर आप उपयोग करते हैं तो उससे भी कम वायु प्रदूषण फैलता है। आइए बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण में एक कारक होता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, उसकी बात कर लेते हैं। तो यह रंगहीन एवं गंधहीन नाइट्रिक ऑक्साइड, लाल भूरे रंग की तीव्र गंध वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसें नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। वैसे तो नाइट्रोजन पादपों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ हैं, किंतु नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। मतलब अगर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहाँ पर उत्पादन अधिक होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर बन जाते हैं तो वह पर्यावरण और मनुष्य जाति दोनों के लिए यानी जीव जंतुओं सबके लिए यह हानिकारक होता है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड की उत्पत्ति खनिज तेलों व कोयलों के जलाने से होती है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 का निर्माण करते हैं, जो वर्षा पानी के साथ धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर आ जाता है। यह अम्ल वर्षा समस्त जीवधारियों के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। मनुष्य के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के अधिक सांद्रण मतलब मात्रा जब अधिक हो जाती है शरीर में तो उसके कारण कई रोगों से मनुष्य ग्रसित हो जाता है, जैसे मसूड़ों में सूजन होना, रक्तस्राव होना, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारियां होती हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड समताप मंडल में ओजोन की परत को पतली करती है, जिसके फलस्वरूप धरातल पर अधिक पराबैंगनी किरणों के आने से खतरा उत्पन्न होता है। और आइए जान लेते हैं कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग किसे कहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट उत्पादन करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाश रासायनिक स्मॉग कहते हैं। और प्रकाश रासायनिक स्मॉग पौधों तथा प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं, चूँकि समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस जहां पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों को प्रकोप से रक्षा करती है, वहीं जो क्षोभ मंडल में ओजोन गैस होती है धरातल के पास में, प्रकाश रासायनिक स्मॉग के घटक के रूप में पाई जाने वाली ओजोन गैस प्रदूषक का कार्य करती है। आइए जान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि हरे पौधे CO2 के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना आहार निर्मित करते हैं, किंतु CO2 का जब वायुमंडल में सांद्रण यानी उसकी जब मात्रा बढ़ जाती है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। निम्न दो प्रमुख कारणों के फलस्वरूप वायुमंडल में CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है। पहला कारण है कि बढ़ती दर से जीवाश्म के दहन के कारण CO2 का
अधिकाधिक मात्रा में वायुमंडल में विमोचन तथा दूसरा कारण है तीव्र गति से वन विनाश के कारण वन क्षेत्रों में ह्रास होने के कारण CO2 के अवशोषण में नियंत्रण कमी हो रही है। मतलब जब आप ज़्यादा वृक्ष नहीं लगाएंगे तो उस समय कार्बन का अवशोषण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं हो पाता है और यह आपके वातावरण में फैलती है। तो जब ज़्यादा आपके वातावरण में फैल जाती है तो यह काफ़ी हानिकारक होती है जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, वायुमंडल में CO2 के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, जिस कारण निचले वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है। फलतः वर्षा तथा मृदा में नमी में कमी आती है, महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि हो जाती है, हिम टोपियाँ एवं महाद्वीपीय हिमनद का पिघलना आदि विनाशकारी घटनाएं हो रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले वैश्विक तापन में लगभग 60% के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही जिम्मेदार है। आइए अब बात कर लेते हैं सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण की द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है और वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सकल भार का लगभग 20% भाग SO2 का होता है। SO2 के मानव जनित स्रोत में प्रमुख हैं ताप शक्ति गृह, खनिज तेल शोधशालाएं, स्वचालित वाहन। ये तीनों स्रोत सम्मिलित रूप से मानव जनित स्रोतों से होने वाले वायु के SO2 द्वारा प्रदूषण में 50% योगदान करते हैं। SO2 से आँखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग तथा सिर में दर्द, चक्कर आना और सांस लेने में कठिनाई जैसी परेशानी बढ़ जाती है। आइए बात कर लेते हैं कि SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि यह लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो वह क्षत विक्षत हो जाता है। अगर हम बात करेंगे मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 की, तो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण SO2 ही बनी हुई है। SO2 के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में विषाक्त धूम्र व कोहरे का निर्माण होता है, जिस कारण मनुष्य में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैसें वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनाती हैं और यही सल्फ्यूरिक अम्ल जल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इस कारण कृषि, फसलें, वनों, जलचर जीवों तथा मानव समुदाय को अपूरणीय क्षति होती है। इसके कारण भवनों में संक्षारण लग जाता है और ईंट से परत दर परत लाल पाउडर जैसे निकलने लगता है। पेयजल के भंडार स्रोत में अगर हम बात करें तो SO2 के मिलाने से वह दूषित हो जाते हैं तथा मिट्टियों में होने वाली जीवी प्रक्रियाओं का अवनयन हो जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। हम उसकी अगर बात करें तो प्राथमिक वायु प्रदूषक किसे कहते हैं, अगर यह जानना हो आपको तो यह वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। द्वितीयक वायु प्रदूषक किसे कहते हैं, तो ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन गैस PAN का मतलब परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि। स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो सर हेनरी एंटोनी ने जुलाई 1905 में किया था। पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो पोल्यूसियोनम शब्द से हुई है। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है, तो यह मीथेन गैस होती है। दमघोटू गैस किस गैस की उपमा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, तो यह वायु प्रदूषण के होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस रिसाव के कारण हुई थी, तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो जब कैडमियम की मात्रा आपके शरीर में चली जाती है तो उससे इटाई रोग होता है। एरोसोल नामक कणकीय वायु प्रदूषण का आकार कितना होता है, तो 1 से 10 माइक्रोन का एरोसोल होता है।
पार्थेनियम यानी गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? तो इससे चर्म रोग एवं दमा जैसी बीमारियां होती हैं। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है और यह आंकड़ा 2018 का है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गुरुग्राम यानी हरियाणा में यह पड़ता है और यह डेटा कब का है? तो 2018 का है। और आइए हम बात करेंगे अब जल प्रदूषण की। जल में घुलनशीलता के गुण होने के कारण कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कूड़ा कचरा आदि पानी में मिल जाते हैं जो पानी को दूषित करते हैं। इस प्रकार जल के दूषित होने को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? तो पहला कारण है कि भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होना। दूसरा है नदी तालाब में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना एवं स्वयं नहाना। नदी तालाब में अगर आप पशुओं को नहला रहे हैं, स्वयं नहा रहे हैं, तो इससे जल में प्रदूषण फैलता है जो जलीय जीवों के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। और जो जीव तालाब या नदियों का पानी पीते हैं उनके लिए यह बहुत ही हानिकारक होता है। जब जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब भी जल प्रदूषण माना जाता है। सतह पर स्थित जल में औद्योगिक कचरा प्रवाहित होने से भी जल प्रदूषित हो जाता है। और कानपुर में गंगा नदी में चमड़े की फैक्ट्री का कचरा प्रवाहित होने से यह नदी प्रदूषित हो गई है या फिर वहाँ जल प्रदूषण की मात्रा अधिक है। झारखंड की दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है जिसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। जल में प्लास्टिक कचरा फेंकने से या फिर जल में जब ज़्यादा प्लास्टिक कचरा फैल जाता है तो उस समय भी आपको जल प्रदूषण देखने को मिलता है। समुद्री जल में तेल का रिसाव होने से कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक इत्यादि जल प्रदूषण के कारण है। जैविक एवं रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD एंड COD क्या होता है? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है। मतलब 1 लीटर जल में अगर 5 दिन तक सूक्ष्म जीव जीवित रहते हैं, इसका मतलब उसमें BOD की मात्रा भरपूर है। फिर इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, यह परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। BOD जल प्रदूषण के मानक निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक है। सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। पानी में प्रदूषण को व्यक्त करने के लिए COD रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड का दूसरा मानक है। जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों के क्रिया प्रतिक्रिया हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिसे रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। COD की सहनीय मात्रा कितनी होती है? तो यह 20 मिलीग्राम प्रति लीटर जल होती है और COD का मान सदैव BOD से अधिक होता है। आइए बात कर लेते हैं घुलित ऑक्सीजन की यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है। तो घुलित ऑक्सीजन से ही जलीय जीव जीवित रहते हैं। मतलब पानी के जो जीव हैं उसमें आप चाहेंगे कि अगर जो वायु में ऑक्सीजन है वो पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है और पेयजल में घुलित ऑक्सीजन 5 मिलीग्राम प्रति लीटर एवं स्नान के लिए जल में 4 मिलीग्राम प्रति लीटर अगर हो तब भी कोई समस्या नहीं होती है। जल में 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम घुलित ऑक्सीजन हो तो ऐसा जल प्रदूषित माना जाता है। जल में 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम घुलित ऑक्सीजन हो तो जल अत्यधिक प्रदूषित होता है। केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। और उसका कार्य क्या क्या है तो जान लेते हैं। जल प्रदूषण के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना, राज्य जल बोर्ड को प्रदूषण की जांच व अनुसंधान कार्य में सहायता देना, जल प्रदूषण विशेषज्ञों को ट्रेनिंग देना व आम जनता को जल प्रदूषण संबंधी जानकारी देना, सरकार के साथ मिलकर जल प्रदूषकों का मानक निर्धारित करना तथा समय समय पर उसे पुनरीक्षित करना, जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु देशव्यापी कार्यक्रम संचालित करना आदि ये केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य हैं।
अगर हम बात करेंगे कि जल प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, तो मनुष्य को विभिन्न प्रकार की बीमारियां होना, मतलब किस प्रकार की बीमारियां होती है जल प्रदूषण, तो आइए जान लेते हैं रोग, लक्षण और बचाव। पहला रोग हम जान लेते हैं पेचिस। यह किसके कारण होता है, तो जल के माध्यम से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपके शरीर में पहुंच जाता है, जिसमें यह आपकी आंतों में घाव कर देता है, जिससे पेट में मरोड़ के साथ बार बार दस्त होने लगती है। और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। और अगली बात है टाइफाइड की। तो टाइफाइड का जो वाहक या फिर रोगजनक होता है वह होता है साल्मोनेला टाइफी। और इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, भूख नहीं लगती है, सिर दर्द होता है। और इससे कैसे बच सकते हैं आप, तो स्वच्छ पानी का उपयोग करने से आप टाइफाइड से बच सकते हैं। आगे जान लेते हैं पीलिया के बारे में। तो पीलिया का जो लक्षण है वह होता है आँख व नाखून व पेशाब का पीला होना। और इससे कैसे बचेंगे आप, तो स्वच्छ पेयजल का उपयोग करना चाहिए पीलिया से बचने के लिए। और अगर हम इसमें रोगजनक की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस एंड अरबो वायरस की वजह से यह पीलिया होता है। जब भी आप देखेंगे तो जैसे ही मलेरिया अगर किसी को हुआ रहता है, तो उसी समय पीलिया की बीमारी अधिक संपर्क में आती है, या फिर डॉक्टर्स लोग पीलिया की जांच भी कर लेते हैं, क्योंकि जो अरबो वायरस होता है वह आपके डेंगू मलेरिया का कारक बनता है, और इस वजह से आपको पीलिया होने के चांसेस अधिक होते हैं। हैजा के बारे में जान लेते हैं कि हैजा किस कारण से होता है, तो यह कौन सा रोगाणु है, तो यह है विब्रियो कोलेरी। और इसमें लक्षण की बात करें तो ज़्यादा और लगातार उल्टी और दस्त होना इसमें बीमारी में होता है। और इससे कैसे बच सकते हैं आप, तो खाने पीने के पूर्व हाथ साफ करना, स्वच्छ पानी का उपयोग करना, इससे आप बच सकते हैं। और दूषित जल से या फिर दूषित जल जमाव से अन्य बीमारियां भी होती हैं। जैसे अगर बात करेंगे मलेरिया की, तो इसका वाहक होता है मादा एनीफिलीज मच्छर, यानी अगर यह आपको काट लेता है तो आपको इस आपके शरीर में इसके शरीर का जो परजीवी होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, और यह एक प्रोटोजोआ है। आपके जैसे ही शरीर में पहुंचता है आपके प्लेटलेट्स पर अटैक कर देता है, जिससे आपको कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे आप मलेरिया रोग का नाम देते हैं। लक्षण क्या होता है, तो सर्दी और सिर दर्द के साथ साथ बुखार आता है। नोट, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सिनकोना की वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, और कुनैन नामक औषधि का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। डेंगू रोग होता है, वाहक इसका कौन कौन सा है, तो इसका वाहक जान लेते हैं मादा एडिस एजिप्टी। और यह मच्छर हमारे घर के आसपास साफ व रुके हुए पानी में पनपता है। रोगजनक मतलब डेंगू मच्छर से आपके शरीर में क्या कौन सा रोगजनक पहुंचता है, तो उसमें अरबो वायरस पहुंचता है। लक्षण क्या क्या इसका होता है, तो ठंड लगने के साथ तेज बुखार आना, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना, जोड़ों में दर्द इत्यादि जैसी समस्याएं आपको आती हैं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चिकनगुनिया क्या होता है, तो इसमें आपको जोड़ों में दर्द के साथ तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, थकान, जोड़ों में सूजन, शरीर पर चकत्ते आदि पड़ जाते हैं। इसका वाहक कौन होता है, मतलब किससे आपके शरीर में चिकनगुनिया बीमारी होगी, तो यह एडीज मच्छर के काटने से होती है। और यह मच्छर दिन के समय काटते हैं। और इसका रोगजनक की बात करेंगे तो चिकनगुनिया विषाणु या फिर चिकनगुनिया वायरस की वजह से चिकनगुनिया रोग होता है। और जल प्रदूषण से जैव विविधता का भी ह्रास होता है, जैसे जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है, उनके प्रजनन क्षमता में कमी होने लगती है, और पेड़ पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है। अगर हम जल प्रदूषण एवं उससे होने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में बात करें, तो अपने घरों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें, अपने घर के आसपास अनावश्यक पानी एकत्र न होने दें, क्योंकि एडीज मच्छर रुके हुए साफ पानी में ही पैदा होते हैं। कूलर, पक्षियों व जानवरों के पानी, पीने के पानी के बर्तन और फूलदान आदि का पानी कुछ दिन बाद एक बार खाली करके पुनः भरना चाहिए। समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव कराएं, मच्छरदानी का उपयोग करें एवं ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर के अधिकांश भाग को ढक सकें। नदी सफाई योजनाओं जैसे 2014-15 की नमामि गंगे योजना को पूरा करने के लिए बढ़ावा देना और लोगों को जागरूक करना। ग्रामीण स्तर के हैंड पंप के जल में आर्सेनिक की मात्रा की जांच करना।
BOD में सुधार लाना। और यह कैसे हो पाएगा? तो औद्योगिक कचरों को नदी में न जाने देना, सीवेज को नदी में जाने से रोकना और प्लास्टिक कचरे को नदी तालाब में जाने से रोकना। इससे BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में सुधार हो सकता है। पीने के पानी को साफ करना। और आइए जान लेते हैं कि पीने के पानी को पीने योग्य कैसे बनाते हैं। पहली बात है कि पानी को उबाल कर ठंडा करके अगर आप छानते हैं उसे, तो इससे पानी पीने योग्य बन जाता है और यह काम करने से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। और पानी की टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डालने से भी पानी पीने योग्य हो जाता है। कुएं के पानी में लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। जिस प्रकार वर्षा का जल मिट्टी की कई परतों से छनकर शुद्ध हो जाता है, जैसे वर्षा जब होती है तो उससे कहते हैं कि जल का पुनर्भरण हो रहा है, मतलब ज़मीन सोखते हुए वह जल नीचे की तरफ लेके जाती है और वही हैंडपम्प के माध्यम से हम ऊपर ला करके पीने के योग्य वह पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे। तो क्योंकि जो वर्षा का जल है वह भूमि में कई परतें हैं, उनसे छनते हुए बहुत अंदर तक पानी चला जाता है और उससे वह पीने योग्य हो जाता है। तो उसी तरह दूषित पानी को छानकर पीने योग्य बनाया जा सकता है। परीक्षा दृष्टि से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी होती है? तो 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर आर्सेनिक की मात्रा हो तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? तो इसमें आर्सेनिक माना जाता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसकी जानकारी अगर आप लेने चाहें तो 1985 में इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में कौन से जानलेवा तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? तो आप बताएंगे क्रोमैटोग्राफी से किया जाता है। और किस परीक्षण द्वारा जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जाती है? तो वह तरीका है BOD जांच से। और ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण कौन सा होता है? तो जब पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे आपको ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जल में विषैले पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह जलकुंभी के द्वारा किया जाता है। और वाहित मल के पुनः चक्रण द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील कौन होते हैं? तो उसके लिए सूक्ष्म जीव होते हैं। और आइए जान लेते हैं कि कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे पेयजल में 20 ppm तक नाइट्रेट आयन की मात्रा हानिकारक नहीं होती है, जबकि वयस्क शरीर की अधिकतम सहन सीमा 45 ppm है, पार्टिकुलेट पर मैटर। इससे अधिक होने पर मीथेमोग्लोबिनेमिया नाइट्रेट साइनोसिस नामक बीमारी बच्चों में उत्पन्न होती है। इससे ऑक्सीजन प्रवाह रुक जाता है, फलस्वरूप शरीर नीला पड़ जाता है तथा बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आइए जान लेते हैं अगला प्रदूषण हमारा है मृदा प्रदूषण। और प्राकृतिक स्रोतों या मानव जनित स्रोतों अथवा दोनों स्रोतों से होने वाले मृदा की गुणवत्ता में ह्रास को मृदा प्रदूषण कहते हैं। और मृदा प्रदूषण के कारक कौन कौन से होते हैं? तो तीव्र गति से मृदा अपरदन, मृदा में नमी का आवश्यकता से अधिक अथवा बहुत कम होना, मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में कमी, सीवेज व औद्योगिक कचरों वाले जल से भूमि की सिंचाई, तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव, मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी, अम्ल वर्षा, वनोन्मूलन एवं झूमिंग कृषि, सुनामी इत्यादि। मृदा प्रदूषण का प्रभाव की अगर हम बात करें तो आहार श्रृंखला के माध्यम से सबसे उच्च पोषण स्तर यानी सर्वोच्च उपभोक्ता तक मृदा प्रदूषण अपना भार अंकित करता है। भारत के पंजाब में DDT का अंश खाद्यान्नों में सबसे अधिक पाया जाता है। रोगनाशी, कीटनाशी तथा शाकनाशी के प्रयोग से मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता का कम होना, ये सभी मृदा के हानिकारक प्रभाव हैं।
और मृदा प्रदूषण के कारण सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया आदि की मृत्यु हो जाती है, जिससे खाद्य श्रृंखला पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन, मृदा अम्लीकरण, मृदा क्षारीकरण के कारण मृदा की उर्वरता तथा जल धारण क्षमता में कमी हो जाती है। मृदा प्रदूषण होने से वनों एवं वनस्पतियों में कमी के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि तथा बाढ़ व सूखा जैसी आपदाएं आती हैं। मृदा प्रदूषण के रासायनिक प्रदूषण तत्वों का खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में जाकर अथवा पहुंचकर रोग उत्पन्न करना। और मानव को समस्याएं या फिर बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? तो पेट में कीड़े होना यह पहली समस्या पाई जाती है मृदा प्रदूषण से। मिट्टी में मौजूद रसायन पेट में कीड़े होने की समस्या उत्पन्न करते हैं, जिससे पेट में दर्द, शारीरिक कमजोरी जैसी बीमारियां होती हैं। लीवर और किडनी की बीमारी, लंबे समय तक जहरीले रसायनों वाली प्रदूषित मिट्टी के संपर्क में रहने से लीवर और किडनी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ह्यूमस किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो कृषि के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में ह्यूमस की भूमिका अधिक होती है। ह्यूमस में जैविक पदार्थों मतलब पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से प्राप्त पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। तैयार कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट को भी ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस का रंग काला या गहरा भूरा होता है। यह रंग उसमें संचित जैविक कार्बन के कारण होता है। आइए हम बात कर लेते हैं कि मृदा प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, उसके उपाय क्या क्या हैं। तो जीवनाशी रसायनों के प्रयोग को परिसीमित करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। डीडीटी जैसे अन्य हानिकारक रसायनों को प्रतिबंधित करना चाहिए और औद्योगिक अपशिष्टों के लिए वेस्ट प्रबंधन तकनीक व पुनर्चक्रण की प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। इसके आगे लवणता की अधिकता मृदा के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार जिप्सम तथा पाइराइट्स जैसे रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग करना चाहिए। कृषि खेतों में जल जमाव को दूर करने के लिए जल निकास की व्यवस्था करना चाहिए। वन कटाव व झूमिंग कृषि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बाढ़ द्वारा नष्ट होने वाली भूमि को बचाने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाना। और आइए देख लेते हैं कि जैव उर्वरक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैव उर्वरक शब्द क्या है? वास्तव में जैव उर्वरक जीवित उर्वरक है। इसमें सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, कवक किसी नमी पदार्थ के साथ मिश्रित होते हैं। जैव उर्वरक के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फलोत्पादन की वृद्धि होती है। आइए जान लेते हैं राइजोबियम का है। तो फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? यह परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो आप राइजोबियम बताएंगे। राइजोबियम दलहनी फसलों में प्रयोग होने वाला एक जैव उर्वरक है। राइजोबियम का प्रयोग बीज उपचार करने में बुआई से पहले गोबर खाद के साथ मिलाकर किया जाता है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, जैसे बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो उसमें मीथेन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अवशेष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1950 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग। और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। क्षारीय मृदाओं के किस तत्व का अभाव होता है क्षारीय मृदाओं में? तो इसमें कैल्शियम तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1953 में हुई थी। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई कौन सी है? तो रोंटजन है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? रोंजन ने की थी, यानी रोंटजन ने की थी। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। किस प्रकार का प्रदूषण स्वयं में प्रदूषण कारक एवं प्रदूषण दोनों है? तो यह रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग द्वारा किया जाता है। आइए हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। किसी भी वस्तु से जनित
उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता तथा विस्तार में बढ़ते नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अन्य प्रदूषकों की तरह ध्वनि प्रदूषक आवाज़ तत्व यौगिक या पदार्थ नहीं होता, अतः इसका अन्य प्रदूषकों के समान संचयन या संग्रहण नहीं हो सकता है। उच्च शोर के कारण मनुष्य निम्न विकृतियों एवं बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, आँख की पुतलियों में खिंचाव तथा तनाव, पाचन तंत्र में अव्यवस्था, मानसिक तनाव, मांसपेशियों में तनाव, सुनने की क्षमता में कमी आदि। विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली ध्वनि के स्तर, मतलब जब श्वसन हम लोग करते हैं तो उस समय कितनी ध्वनि निकलती है, तो उस समय 10 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। और अगर हम सामान्य वार्तालाप करते हैं तो उससे 55 से 60 डेसिमल की ध्वनि निकलती है। रेलगाड़ी की सीटी से 110 डेसिमल और रॉकेट इंजन से 180 से 195 डेसिबल। और जब हम फुसफुसाहट के साथ बात करते हैं तो उससे 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। तेज़ वर्षा जब हो रही हो तो उस समय 55 से 60 डेसिबल ध्वनि निकलती है। और जब सायरन बजता है तो उससे 150 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। ध्वनि प्रदूषण के मानक कौन से हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की माने तो उसके अनुसार निद्रावस्था में आसपास के वातावरण में 35 डेसिबल से अधिक एवं दिन का शोर भी 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो सड़कों के किनारे हरे पेड़ पौधों की कतार लगाना। हरे पेड़ पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। प्रेशर हॉर्न बंद किए जाने चाहिए। इंजन व मशीनों की समय समय पर मरम्मत करनी चाहिए। सही तरह के ट्रैफिक का संचालन करना चाहिए और शहरीकरण के समय सही योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में है कि कंप्यूटर मॉनिटरिंग से आँख की कार्निया को भी खतरा होता है। कंप्यूटर मॉनिटर से अल्फ़ा और बीटा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं जो कंप्यूटर पर लगातार काम करने वाले व्यक्ति की कार्निया को हानि पहुंचा सकती हैं। अतः ऐसे नुकसान से बचने के लिए सुरक्षा शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई कौन सी होती है, तो डेसिबल होती है। और ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है तो यह हर्ट्ज में मापी जाती है। और मनुष्य का श्रव्य परास कितना है, तो यह है श्रव्य परास, यह 20 से 20,000 हर्ट्ज। और अपश्रव्य परास कितना है, तो 20 हर्ट्ज से कम। और पराश्रव्य पराश्रव्य परास कितना है, तो यह होता है 20,000 से अधिक हर्ट्ज। पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 के तहत किसे त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर संगीत की तीव्रता को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है, तो वह होता है पुलिस अधीक्षक। और हमारा अंतिम समय चल रहा है, इस समय यह समाप्त ही होने वाला है। तो जैव प्रदूषण सिर्फ अंतिम प्रदूषण बचा हुआ है। रोग कारक सूक्ष्म जीवों से संक्रमित कर मनुष्यों, फसलों, फलदायी वृक्षों व सब्जियों का विनाश करना जैव प्रदूषण कहलाता है। किसके कारण, तो रोग कारक सूक्ष्म जीवों से। अगर आप सूक्ष्म जीव किसी के शरीर पर छोड़ देते हैं, किसी फसल में छोड़ देते हैं, किसी वृक्ष पर छोड़ देते हैं, तो उससे अगर वह पूरा समाप्त हो जाता है उसका अस्तित्व, तो उसे आप क्या कहते हैं, जैव प्रदूषण कहते हैं। सन 1986 में जीनीय एकरूपता के कारण यूरोप में आलू की समस्त फसल नष्ट हो गई, जिसके फलस्वरूप 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। 15 लाख लोग अन्यत्र मतलब दूसरी जगह पलायन कर गए। चूँकि संपूर्ण आलू में एक ही प्रकार का जीन था, अतः सब एक ही प्रकार के रोगाणुओं द्वारा
संक्रमित होकर नष्ट हो गया और यह क्या कहलाएगा, एक प्रकार का जैव प्रदूषण कहलाएगा। सन 1984 में फ्लोरिडा में जीनी एकरूपता के कारण ही खट्टे फलों की सारी फसलें एक ही प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित होकर नष्ट हो गईं। अतः जैवीय प्रदूषण को दूर करने के लिए 1 करोड़ 80 लाख पेड़ों को मजबूरन काट गिराना पड़ा। अब इस जैव प्रदूषण को हथियार के रूप में प्रयोग भी किया जा रहा है। जैसे इस समय कोविड-19 बीमारी जो चल रही है वह एक प्रकार की जैव प्रदूषण ही है। अक्टूबर 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के समाचार पत्र सन के फोटो संपादक बॉब स्टीवेंस की एंथ्रैक्स नामक रोग से मृत्यु ने जैव प्रदूषण को जैव आतंक का दर्जा दिला दिया। बाद में न केवल अमेरिका बल्कि भारत, पाकिस्तान तथा अन्य देशों में भी एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से प्रदूषित लिफाफे के पास लोगों के पास पहुंचने लगे और कई देशों के लोग इस जैव आतंक से भयाक्रांत हो गए। जैव प्रदूषण के माध्यम से फैलाए जा सकने वाले घातक रोगों में एंथ्रैक्स, बोटुलिज्म, प्लेग, चेचक, टुजुलरेमिया एवं विषाणुवी रक्तस्रावी ज्वर प्रमुख हैं। निम्नलिखित वर्षों में रोगाणुओं का प्रयोग जैव हथियार के रूप में किया गया है। 1519 में अगर हम बात करें तो इसमें स्पेन की सेना ने मैक्सिको में चेचक के विषाणुओं का प्रदूषण फैला दिया, जिसके फलस्वरूप वहां की आधी आबादी समाप्त हो गई। 1530 में स्पेन ने पुनः मैक्सिको में चेचक, गलसुआ, खसरा आदि बीमारियों का प्रदूषण फैलाया, जिसके कारण लाखों लोग मर गए। 1754-1767 की अवधि में ब्रिटेन की सेना ने चेचक के मरीजों द्वारा ओढ़े गए कंबलों को उत्तरी अमेरिका के लोगों में बंटवा दिया, जिसके कारण वहां का एक वृहत जन समुदाय या जन समूह काल कवलित हो गया। 1939-45 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने चीन के कुछ क्षेत्रों में प्लेग के पिस्सियों द्वारा प्लेग फैला दिया। 2001 में एक आतंकी संगठन ने अमेरिका, भारत और पाकिस्तान आदि देशों में एंथ्रैक्स के विषाणुओं को पत्रों के लिफाफे में भरकर जैव प्रदूषण फैलाने का प्रयास किया, जिसके कारण अमेरिका में कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो यह था प्रदूषण टॉपिक, और यदि यह प्रदूषण टॉपिक अगर आप अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी कोई समस्या नहीं हो सकती है। और यह चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से पर्यावरण इस समय बहुत ही बेहतर प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा वेटेज रह रहा है पर्यावरण से। तो आपको यह टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें और लोगों के पास इसे शेयर करें। धन्यवाद।